दोस्तों यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और आपका इस वर्ष एग्जाम है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। वीडियो को शुरू से अंत तक और से ही देखिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको कुछ हम पॉइंट बता रहे हैं जिसको दोस्तों आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट से आपके परीक्षा में एक या दो प्रश्न जरूर ही रहेंगे। इसके बाद जो हम लोग आपका एमसीक्यू लेने वाले हैं, जो मल्टीपल चॉइस जो आपका क्वेश्चन होता है उनको लेंगे ना, उसके बाहर से आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको आप रट लीजिए, उनको आप तैयार कर लीजिए। यदि आप पहले से चैप्टर वाइज अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं, तो एक बार बस आप वीडियो देखेंगे, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे आपकी परीक्षा में ये सवाल आता है कि कोई चैप्टर क्या है, जैसे हम प्रोज सेक्शन की बात करें तो जैसे शॉर्ट स्टोरी है कि एसे है कि स्पीच है कि ड्रामा है, इस पे सवाल आता है। तो हम आपको एक साथ एक क्लू दे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसे की। एसे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके परीक्षा में जो एसे है वो कौन कौन से हैं यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले जो आपका एसे है आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पहला एसे हुआ। दूसरा एसे है आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न। तीसरा जो आपका ऐसे बनेगा दोस्तों वो आपका है हाउ फ्री इज प्रेस, हाउ फ्री इज प्रेस। जो चौथा ऐसे है आपका इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। तो दोस्तों ये जो आपके चार चैप्टर है जो ऐसे हैं, पहला है आपका, पहला क्या है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, याद रखिएगा इसको, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज पहला आपका ऐसे है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि आपके लिए काफी काम का चीज है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। उसके बाद है अ चाइल्ड इज बॉर्न जो जर्मन ग्रीन के द्वारा लिखा गया है, हाउ फ्रीज प्रेस डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है, और इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज ये लिखा गया है दोस्तों आपको पॉल एस बक के द्वारा। तब दोस्तों आपको अब हम बता रहे हैं कि स्पीच आपके चैप्टर में कौन कौन सा है। आपको एक एक चीज बड़ी ही विस्तार से बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहिएगा। आज हम बात उन्हीं कंसेप्ट का करेंगे जो आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यदि आप इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का 12th क्लास का, तो यह वीडियो आपके लिए स्पेशल है। और ऐसे एक दो वीडियो और भी आपके लिए लाएंगे जो सिर्फ एग्जाम पे डेडिकेटेड होंगे दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं स्पीच की। तो ये आपके परीक्षा में रहेगा, जैसे सवाल लिख दिया जाएगा, आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा सवाल इस पे। स्पीच आपका दो चैप्टर है आपके पूरे प्रोज सेक्शन में। पहला है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। इसके जो दोस्तों रचनाकार हैं वो है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दूसरा है आई हैव अ ड्रीम, इसके रचनाकार है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये याद रखिएगा दोस्तों, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पीच दो चैप्टर है, भारत इज माई होम और उसके बाद है आई हैव अ ड्रीम। अब बात करते हैं कि शॉर्ट स्टोरी कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, आप नोट बनाते चलिए, इससे एक या दो सवाल रहेंगे, आप विश्वास कीजिए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब है, अब दोस्तों ये भी तरीका बताएंगे कि आपको याद कैसे होगा, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। हम आपको बताएंगे कि जो पॉइंट बता रहे हैं आपको कैसे याद होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट स्टोरी की। किसकी बात दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी।
तो शॉर्ट स्टोरी में आप याद रखिएगा, पहला चैप्टर है आपका अ पिंच ऑफ सन ऑफ, दूसरा चैप्टर हो जाएगा आपका द आर्टिस्ट, और तीसरा द अर्थ, द अर्थ। ठीक है दोस्तों, अब एक बचता है, आप उसे कॉमेडी कहिए या प्ले कहिए, या उसे आप ड्रामा भी कह सकते हैं। तीन नामों से उसको जानते हैं, अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है दोस्तों, तीन नामों से आप इसको जान सकते हैं, ड्रामा कहिए, कॉमेडी कहिए या प्ले कहिए। अब दोस्तों याद क्या कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को देखने के बाद सारे चैप्टर को पहले देख के किताब से लिख लीजिए, और किताब से लिखने के बाद आप इसमें से ढूंढ कर वहां पे लिखिए। जैसे आपका पहला चैप्टर क्या है, भारत इज माई होम, तो क्या है, ऐसे है कि स्पीच है कि, जैसे सवाल कैसे रहेगा, जैसे सवाल आपका इस प्रकार रहेगा, इसको एक बार समझ लीजिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ, ऐसे दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा स्पीच, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी, और चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा ड्रामा या कॉमेडी। तो अब आप देख लिए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि ए से। और ए से कौन कौन सा है, इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फिर इज प्रेस, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। तो इसी तरह दोस्तों आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी चैप्टर के नाम है प्रोज सेक्शन का, आप उन सब को लिख लीजिए और उनके सामने इस वीडियो को देखने के बाद वो नाम लिख लीजिए। अब दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक संग्रहण है, जो आपको आपकी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का आपका सामने पहला सवाल है कि आपका एक पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के रचनाकार कौन है। ऑप्शन इसके लिए वाल्ट व्हिटमैन, जॉन डॉन, विंस्टन ह्यू ऑर्डन या जॉन केट्स। तो दोस्तों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के रचनाकार हैं आपके जॉन डॉन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के रचनाकार कौन है। यहाँ पे रिटन या कंपोज बाई, जैसे कविता है तो दोस्तों यहाँ पे कंपोज होगा। ठीक है दोस्तों, कंपोज बाई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन या जॉन डॉन या विंस्टन ह्यू ऑर्डन या जॉन किट्स। तो वाल्ट व्हिटमैन इसके रचनाकार हैं, जो एक दोस्तों पीपुल्स पोएट है, याद रखिएगा वाल्ट व्हिटमैन आपके एक पीपुल्स पोएट है। अगला चैप्टर है, अगला क्वेश्चन है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। तो इसे रिटन बाय या कंपोज बाय कहेंगे। तो वाल्ट व्हिटमैन, जॉन डॉन, विंस्टन ह्यू ऑर्डन या जॉन किट्स। दोस्तों विंस्टन ह्यू ऑर्डन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों विंस्टन ह्यू ऑर्डन को, W.H. ऑर्डन को इनकी एक रचना है द एज ऑफ एनग्जाइटी के लिए 1948 में पुलित्जर प्राइज मिला था। अगला सवाल आपके सामने है, ओड टू ऑटम इज रिटन बाय। ओड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ओड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा है, ऑप्शन है वाल्ट व्हिटमैन, जॉन डॉन, विंस्टन ह्यू ऑर्डन मतलब W.H. ऑर्डन या जॉन किट्स। तो दोस्तों ओड टू ऑटम के रचनाकार हैं जॉन किट्स। याद रखिए दोस्तों, जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट थे, इनकी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से होती है। तो जो भी सवाल के साथ हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, वो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट थे, उनकी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। अगला सवाल आपके सामने है कि एन एपिटाफ इज रिटन बाय। एन एपिटाफ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है वाल्टर डेलामेयर, जॉन डॉन, विंस्टन ह्यू ऑर्डन और जॉन किट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्टर डेला मेयर। क्या होगा दोस्तों, वाल्टर डेला मेयर।
दोस्तों वाल्टर डेलामियर का जन्म 1873 में हुआ था कार्लटन इन कैंट इंग्लैंड में। यह एक चिल्ड्रंस पोएट है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक चिल्ड्रंस पोएट है। अगला सवाल है कि द सोल्जर इज रिटन बाय, द सोल्जर के रचनाकार कौन है? थॉमस स्ट्रेंस इलियट मतलब टीएस इलियट, या जॉन डॉन, या रूपर्ट ब्रूक, या जॉन किट्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूपर्ट ब्रूक। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, ये जो आपका चैप्टर है द सोल्जर, यह एक सोनेट है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, लिखना जरूरी है। सोनेट है, सोनेट दोस्तों 14 लाइंस का होता है। 14 लाइंस को हम दो भाग में बांटते हैं, ऑक्टो और सेस्टेट। दोस्तों यदि हम बात करें रूपर्ट ब्रूक की, तो रूपर्ट ब्रूक एक वार पोएट है। अगला सवाल आपके सामने है कि फायरहाइम इज रिटन बाय, फायरहाइम के रचनाकार कौन है? केकियन दारूवाला, जॉन डॉन, विस्टन ह्यू ऑर्डर, या जॉन किट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फायरहाइम के जो रचनाकार है, कंपोजर है, वो है केकियन दारूवाला दोस्तों, जो एक पारसी धर्म के होते हैं, जिन्हें हम जेरोस्ट्रियन के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है कि स्नेक इज रिटन बाय वाल्टर डेलामियर, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस अर्थात डीएच लॉरेंस, या केकियन दारूवाला, या वाल्ट व्हिटमैन। दोस्तों डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है स्नेक। अगला सवाल है आपके सामने कि माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज रिटन बाय, इसकी जो दोस्तों रचनाकार है वो है आपकी कमला दास। तो कमला दास जो एक इंडियन पोइटेस है, ये दो भाषा में रचनाओं को लिखती थी, इंग्लिश और मलयालम। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय, दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है वाल्ट व्हिटमैन, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, केकियन दारूवाला, या थॉमस स्ट्रेंस इलियट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टीएस इलियट। दोस्तों टीएस इलियट को 1948 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह एक मॉडर्न पोएट है, याद रखिएगा 20th सेंचुरी के राइटर हैं। अगला सवाल है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति जो आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये एक ऐसे है, याद रखिएगा, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे जो ऑप्शन आपके सामने है डी, भारत इज माय होम, सॉरी महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम की रचनाकार कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिगा नोया, एच ई बेट्स, या महात्मा गांधी। तो भारत इज माई होम के रचनाकार डॉक्टर जाकिर हुसैन है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे। और भारत इज माई होम क्या है दोस्तों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपसे पहले ही इस कंसेप्ट पे हम चर्चा कर चुके हैं। भारत इज माई होम क्या है, ऐसे है, स्पीच है, या शॉर्ट स्टोरी है, जरूर ही कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय, दोस्तों अ पिंच ऑफ सनफ के रचनाकार है कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगांवकर, एची बेट्स, या जर्मन ग्रीन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मनोहर मालगांवकर। दोस्तों यदि आप अपने तैयारी के प्रति सीरियस हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप बताइएगा कि मनोहर मालगांवकर किस देश के राइटर हैं। और अ पिंच ऑफ सनफ जो है आपका, याद रखिएगा, ये अ पिंच ऑफ सनफ आपका है शॉर्ट स्टोरी, या पिंच ऑफ सनफ क्या है दोस्तों? शॉर्ट स्टोरी। नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं कि आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव अ ड्रीम के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन है पॉल एसबर्ग, सिगा नोया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। दोस्तों एक महान ओरेटर अर्थात स्पीकर थे। अगला सवाल है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन है बर्टन आर्थर विलियम रसेल, या डोरोथी एल सीयर्स, या एच ई बेट्स, या पर्लस बॉक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्टन आर्थर विलियम रसेल। ठीक है दोस्तों, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, आर्टिस्ट के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों द आर्टिस्ट के रचनाकार है एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगा नोवेया। आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड इज रिटन बाय, दोस्तों इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हु हैज रिटन द पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न के जो रचनाकार है, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, जर्मन ग्रीन, जो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं जर्मन ग्रीन, इन्होंने इसकी रचना की। अगला सवाल है कि हाउ फ्रीज प्रेस, हाउ फ्रीज द प्रेस किसके द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रीन, सिगा नोया, या डोरोथी एल सेयर्स, या एची बेट्स।
तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डोरोथी एल सेयर्स। ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डोरोथी एल सेयर्स। आगे बढ़ते हैं, द अर्थ रिटन बाय। दोस्तों द अर्थ के रचनाकार कौन है? द अर्थ के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन है आपके लिए जाकिर हुसैन, सिगा नोया, एच ई बेट्स या जर्मन ग्रीन। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका एच ई बेट्स। जैसे आप जाकिर हुसैन की बात करें तो भारत इज माई होम, सिगा नोया द आर्टिस्ट, जर्मन ग्रीन अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो यहाँ पे आपका बचता है द अर्थ, एच ई बेट्स। अगला सवाल है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज रिटेन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज को? पर्ल बक, जर्मन ग्रीन, एच ई बेट्स या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पर्ल एस बक दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्ल एस बक। आगे बढ़ते हैं, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय। अ मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा एक रशियन राइटर एंटन चेखोव। दोस्तों ये विश्वास कीजिए कि आपके परीक्षा में जो सवाल का स्तर होगा यही रहेगा, इन्हें आप रट के जाइए बस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को लेते हैं। महात्मा गांधी इन हिज एसे डील्स इन कस्टम एंड ट्रेडिशंस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर या द अर्थ। तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन मतलब इसमें जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर की वो बात करते हैं तो उसमें सब चीज आ जाता है। ये जो कस्टम्स और ट्रेडिशन लिखा है इस कल्चर और सिविलाइजेशन के अंदर ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका कि भारत इज माई होम इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया या अबाउट द डिस्ट्रेस ऑफ द कंट्री, डिस्ट्रेस में चिंता होगा, या अबाउट द प्लीज ऑफ द सर्विस ऑफ द टोटलिटी इंडियाज कल्चर। तो दोस्तों भारत इज माई होम जो एक डिस्क्रिप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन का कि उनका जो शपथ है भारत के सभी संस्कृतियों के प्रति जो सेवा करने की, उसी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23 का सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज डैश डैश, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा द प्रेसिडेंट। ही बिकम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 में वो भारत के तृतीय राष्ट्रपति दोस्तों बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ शॉर्ट स्टोरी। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपके सामने है कि शॉर्ट स्टोरी कौन है, जो आपको शुरू में ही हम समझाए थे कि शॉर्ट स्टोरी में आपको बताना है। भारत इज माई होम दोस्तों क्या है, तो ये आपका स्पीच है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको याद हो जाए इसलिए, क्या है आपका स्पीच है। आई हैव ड्रीम क्या है, तो ये भी आपका स्पीच है। ये दोनों के दोनों आपके क्या हुए स्पीच। अब बचा अ पिंच ऑफ स्नफ और चाइल्ड इज बॉर्न। तो दोस्तों जो आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न है ना, ये क्या है आपका है ए से। मेरा प्रयास है कि मैं आपको क्लास इसी सेशन में सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूं। तो बचा क्या, अब बचा आपका अ पिंच ऑफ स्नफ जो दोस्तों है आपका शॉर्ट स्टोरी। क्या है दोस्तों, यहाँ पे है आपका शॉर्ट स्टोरी। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, यदि आप सच में चाहते हैं कि आप इंग्लिश में बेहतर नंबर प्राप्त करें। तो पिंच ऑफ स्नफ के रचनाकार मनोहर मालगांवकर, यह पिंच ऑफ स्नफ शॉर्ट स्टोरी है। और शॉर्ट स्टोरी इसके अलावा और कौन कौन से, पिंच ऑफ स्नफ के बाद द आर्टिस्ट और द अर्थ। याद रखिएगा, द आर्टिस्ट और द अर्थ दो और चैप्टर हैं जो शॉर्ट स्टोरी है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का ये तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, मनोहर मालगांवकर वाज अ डैश डैश। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए। और प्ले राइट या ड्रामेटिस्ट, दोनों यहाँ पे दोनों का हिंदी होता है नाटककार, जर्नलिस्ट पत्रकार, या नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो याद रखिएगा ये नोबलिस्ट थे जो एंग्लो एंजेलियन पोएट थे। आगे बढ़ते हैं, द लाइफ ऑफ निग्रो इज। दोस्तों जो निग्रो लोगों का वो जीवन था वो क्या था, वेरी प्लीजेंट, या मोस्ट एडवेंचरस, बड़ी ही रोमांचक था, या सैडली क्रीपल्ड बाय द मेनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत अच्छा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका सी होगा। जो निग्रो लोगों का जो जीवन है ना दोस्तों, वह अलगाववाद की बेड़ियों से क्रीपल्ड है, जकड़ा हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ
दोस्तों अ साइंटिस्ट, अ फिलोसफर या अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। दोस्तों वो सिविल राइट एक्टिविस्ट है, याद रखिएगा। हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच। दोस्तों यहाँ पे हम सवाल पूछने का तरीका का अलग अलग वर्णन किए हैं, क्योंकि परीक्षा में यदि आप सवाल नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा सवाल का आंसर जानते हुए बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सवाल को अलग अलग पैटर्न पे बताए हैं कि हु हैड डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव ड्रीम और हु इज द राइटर ऑफ आई हैव ड्रीम। तो यहाँ पे दोनों का आंसर क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो एक स्पीकर थे, ओरेटर थे। और ये जो आई हैव ड्रीम आपका है, आई हैव अ ड्रीम, यह एक स्पीच है। 100 years later the life of the negro is not free from dash dash द चांस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, फ्रॉम केयर्स एंड एंजाइटी, वो भी सही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डी सही होगा, इसके अंदर ही वो आ जाएगा आपका छुआछूत में ही। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ट। दोस्तों हमारे जो एटीट्यूड होते हैं हमारे समूह से बाहर कैसे होते हैं, सिंपैथेटिक, सोशल, रिलीजियस या फेरोसियस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा फेरोसियस। फेरोसियस मीन्स होता है दोस्तों खूंखार। व्हाट हैज सिविलाइजेशन टॉट है, सभ्यता ने हमें क्या सिखाया है, टू बी इनह्यूमन, अमानवीय होना, या टू बी फ्रेंडली, मित्रवत होना, या टू बी अनलॉफुल, या टू बी र्यूड, क्रूर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मित्रवत होना सिखाया है। हाउ हैज द सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस, कैसे सभ्यता ने हमारी मदद की है, मेकिंग अस सिविलाइज्ड एंड मेंटली डेवलप्ड, मेकिंग अस मोर स्ट्रॉन्गर, या मेकिंग अस मोर फेरोसियस, और मेकिंग अस मोर अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड असभ्य, फेरोसियस खूंखार, या बहुत मजबूत करके। तो दोस्तों ऐसे किसी ने सभ्यता ने हमें मदद नहीं की, बल्कि उसने क्या किया है, हमें सिविलाइज्ड बनाया है, सभ्य बनाया है, और मेंटली डेवलप, और मानसिक रूप से हमें विकसित किया है। इसलिए हम आज क्या है, इस मुकाम पे हासिल, इस मुकाम पे है कि इस प्रकृति का सबसे जो बुद्धिमान जीव है, जो शासन कर रहा है इस ब्रह्मांड में, वो मानव है। वो क्या है, हमारी सभ्यता ने हमें मदद की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। द आर्टिस्ट इज, बहुत अच्छा सवाल है। द आर्टिस्ट क्या है, शुरू में ही चर्चा हुआ है, आपको कितना याद है, कितना समझे, कितना ध्यान दिए, वो पता चलेगा। तो द आर्टिस्ट की हम बात करें तो दोस्तों यह हमारा क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। सीबे, सीबेज एज हुआ, सीबे का उम्र कितना था, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 8 ईयर्स, या 12 ईयर्स। बहुत अच्छा दोस्तों, 12 ईयर्स में थे, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखिएगा, एट प्राइमरी स्कूल 12 ईयर्स में थे, 12 ईयर्स के थे और प्राइमरी स्कूल में थे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और उस हर जरूरतमंद छात्र के पास पहुंचाइए जिसे आज इसकी जरूरत हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट स्टोरी, आपको बताना है कि इसमें एक शॉर्ट स्टोरी कौन सा है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, तो दोस्तों इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज जो है आपका एक ऐसे है। द आर्टिस्ट, दोस्तों द आर्टिस्ट नहीं, आपका एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट, द अर्थ, और अ पिंच ऑफ सन ऑफ आपके क्या है, शॉर्ट स्टोरी। और मैरिज प्रपोजल की बात करते हैं, एक ड्रामा है। दोस्तों इस ड्रामा को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम कॉमेडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉमेडी। इसको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि यही एक अकेले है। इसे अ प्ले भी बोल सकते हैं, और ड्रामा तो आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे और आइडिया, चलिए दोस्तों यहाँ पे आप याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा द आर्टिस्ट। शॉर्ट स्टोरी क्या है आपका, द आर्टिस्ट। आगे बढ़ते हैं। सीबे हैड द हॉबी ऑफ, सीबे की शौक क्या थी, मॉर्निंग वॉक, सुबह में टहलना, राइडिंग बाइक, मोटर बाइक चलाना, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, या कलेक्टिंग गॉड्स। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कलेक्टिंग गॉड्स। और किस प्रकार के गॉड्स को याद रखिएगा, इवन एंड सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल। सीबेज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर, जो सीबे की हॉबी शौक था गॉड्स, लौकियों को एकत्रित करने का, उसने शिक्षक को क्या कर दिया, प्लीज खुश, या डिसप्लीज ना खुश दुखी, या लाभ हंसा दिया, या अमीर वही प्रसन्नचित किया। तो दोस्तों आप कहानी पढ़ें तो मालूम है कि कितना शिक्षक दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं सीबे से, जब देखते हैं कि क्लास में वो गॉड्स को पॉलिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
सिगानोया हैज रिटन द पीस। सिगानोया ने लिखा है किस चैप्टर को? द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ मैरिज प्रपोजल, या भारत इज माई होम। तो यहाँ पे द आर्टिस्ट को लिखा है सिगानोया, जो एक शॉर्ट स्टोरी है। और सिगानोया दोस्तों एक जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इसको भी याद रखिएगा। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर डैश डैश, लिटिल एंड फ्यू मतलब नौ के बराबर है, मैनी एंड वेरिड बहुत से और अनेक है, नॉट अ सिंगल और नॉट एट ऑल। तो दोस्तों एज मैनी एज फाइव, पांच ही नहीं बहुत, मैनी एंड वेरिड। इन मैनी सोसाइटीज women still go forth from their mothers houses at marriage to live with dash dash। बहुत सी समाजों में जो लड़कियां होती है, औरतें होती है, शादी के बाद अपनी माँ के घर से वो कहाँ जाती है? हर अंकल एंड आंट अपने चाचा और चाची के घर? नो। हर सिस्टर्स? नो। हर नेबर्स पड़ोसी? नहीं। हर मदर इन लॉ वो अपने सास के घर जाती है। अगला सवाल है कि द रिवार्ड ऑफ प्रेग्नेंट प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलेथी वुमन। तो जो यहाँ पे जो युवा सिलेथी महिलाएं हैं, उनके जो प्रेगनेंसी का जो अवार्ड होता है, जो रिवार्ड होता है, वो क्या होता है? वो होता है अ चांस टू गो हर मदर्स हाउस। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है महिलाएं, सिलेथी महिलाएं, तो उन्हें अपने मायके जाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, उनके लिए एक रिवार्ड होता है। प्रेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज फ्री इन डैश डैश। तो जो प्रेस है ऑर्डिनरी कंडीशन में कहाँ पे फ्री होता है? नो वेयर कहीं नहीं, एवरीवेयर हर जगह, या इन सम प्लेसेस कुछ स्थानों पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन में। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल। दोस्तों जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 46 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स का जो इंटरेस्ट होता है, जैसे द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स। याद रखिए दो महत्वपूर्ण चीजों से उसको कंट्रोल किया जाता है। पहला है कि द इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स, और दूसरा है द वेल्थ ऑफ मैन और कंपनी दैट ओन्स इट। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। अगला सवाल है कि बेंजी वाज अ डैश डैश, अन इविल माइंडेड बॉय पर्सन या अ सिंपल माइंडेड पर्सन। यहाँ पे पर्सन सब में ऐड रहेगा अंत में दोस्तों। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि बेंजी कोई इंसेन नहीं था, कोई पागल नहीं था, ऐसा नहीं कि वो लिख पढ़ नहीं सकता था, लेकिन हाँ बस इतना था कि वो थोड़ा सा सिंपल माइंड का लड़का था, जो बेंजी था, जो धीरे धीरे कनिंगनेस को प्राप्त कर रहा था, धूर्त बनता जा रहा था। और आफ्टर ऑल क्या होता है आप तो जानते ही हैं। 50 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। दोस्तों बेंजी जो होता है वो कितने वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ता है? तो दोस्तों 14 ईयर्स की उम्र में वो स्कूल छोड़ देता है। जॉनसन हैड इन हिज पोसेशन। दोस्तों जॉनसन, जैसे आपका एक चैप्टर है द अर्थ, इसके जो करेक्टर है बेंजी, जॉनसन, फ्लोरेंस। तो उसमें जो जॉनसन है उसके पास क्या होता है? घर होता है, एक बिग फार्म होता है या पोल्ट्री फार्म होता है। तो दोस्तों उसके पास जो होता है ना, एक हल होता है, एक कार्ट होता है, एक टूल्स होता है, यही सब चीजें उसके पास होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी। दोस्तों होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा एक कॉल है। हेलो, हाँ आ सकता है, लेकिन थोड़ा क्लास में, ठीक है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हेन बेंजी वाज 21, जब बेंजी 21 वर्ष का हुआ, हिज फादर हैंडेड हिम, उसके पिताजी ने उसे दिया अ फैक्ट्री या एक लैंड या पासबुक या अ बिग हाउस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अ बिग हाउस। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन, बहुत वर्षों तक बेंजी के जो पिताजी थे वो क्या रहे थे? अ लोकल प्रीचर या स्कूल टीचर या अ लॉयर या विलेज डॉक्टर। तो दोस्तों एक लोकल प्रीचर रहे थे, उपदेशक रहे थे। पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी डैश डैश। दोस्तों पर्ल एस बक जो थी वो भारत में आई थी घूमने के लिए, क्या देखने के लिए? ताजमहल, या द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स, या ग्लोरी ऑफ एम्पायर इन दिल्ली, या फतेहपुर सीकरी। दोस्तों वहां पे जो भारत में वो आई थी मिलने, वो भारत के युवा बुद्धिजीवी वर्ग था और किसान थे।
कश्मीर वाज इन्वेडेड, कश्मीर को लूटा गया बाय द जापानीज इन्वेडर्स या बाय द चाइनीज इन्वेडर्स या रशियन इन्वेडर्स, व्हाइट बारबेरियंस इन्वेडर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाइट बारबेरियंस इन्वेडर। आगे बढ़ते हैं। लेमोव वाज नटालियन, लेमोव जो था नटालिया क्या था, दोस्त था, ब्रदर था, नेबर था, हस्बैंड था। दोस्तों हस्बैंड तो अंत में होता है, पहले क्या था, उसका पड़ोसी था। आगे बढ़ते हैं कि लेमोव हैड कम वेयरिंग मॉर्निंग कोट, जो लेमोव था वो मॉर्निंग कोट पहन कर आया था टू अटेंड अ पार्टी, किसी पार्टी में शामिल होने के लिए, या टू प्रपोज, यहाँ पे दोस्तों प्रपोज होगा ई रहेगा, टू प्रपोज नटालिया फॉर मैरिज, या नटालिया को प्रपोज करने के लिए, या फॉर मॉर्निंग वॉक, सुबह में टहलने के लिए, या फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। तो यहाँ पे आया था टू प्रपोज नटालिया फॉर मैरिज, नटालिया को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए आया था। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। अगला सवाल है कि चिबोको आज अर्न डैश डैश, चिबोको क्या था। तो दोस्तों बिजनेसमैन, पोएट, या ड्रामेटिस्ट, या लैंड ऑनर। दोस्तों एक जमींदार था, पड़ोसी था लेमोव का, ये भी याद रखिएगा। अक्स वीडियो जो वादर डैश डैश क्या था, फॉरेस्ट था, जंगल था, या फार्म हाउस था, या पास्चर लैंड, या वैली घाटी था। तो दोस्तों पास्चर लैंड था, पास्चर में चारागाह होता है, एक चारागाह था जो वहां पे इस चैप्टर में वो बना था, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़ा का जड़ बना था। तो यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने है कि फॉर लेमोव नटालिया हैड, लेमोव के लिए नटालिया के पास क्या होता था, प्रेम होता था उसमें, या सहानुभूति, या बहुत नफरत करती थी, या चिंता। दोस्तों नटालिया उससे प्रेम करती थी, याद रखिएगा, ग्रेट लव होता है। तभी तो ये जब जानती है कि वो हमको प्रपोज करने के लिए आया था, जब घर से गुस्सा होकर चला जाता है लेमोव, तो बुलाने के लिए चिखती है, चिल्लाती है। ठीक है दोस्तों। टू सी लेमोव चिबोको पीकेप, लेमोव को देखकर अपने घर चिबोको क्या हो जाता है, नाराज, या प्लीज प्रसन्न हो जाता है, या एनवायर्ड वही, और इरिटेट चिंतित। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका प्लीज हो जाता है, खुश हो जाता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्ले, नीचे दिए गए में से कौन सा एक प्ले है, या कॉमेडी भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अ मैरिज प्रपोजल एक प्ले होता है, जिसके रचनाकार होते हैं एंटन चेखोव, जो एक रसिया के राइटर है, याद रखिएगा, ड्रामेटिस्ट है। सोल्जर इज अ डैश डैश, दोस्तों इसमें आपके जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, अधिकांश सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। द सोल्जर इज अ लव पोएम, वो हैप्पी पोएम, नेचर पोएम, या वार पोएम। तो द सोल्जर जो होता है दोस्तों वार पोएम होता है। द सोल्जर को सोनेट भी बोला जाता है, या पेट्रोटिक पोएम भी बोला जाता है। सोनेट को दोस्तों 14 लाइनों में लिखा जाता है, एक प्रकार का वो कविता ही होता है। The snake looked at the poet vaguely, angrily, interestingly या happily। तो यहाँ पे हो जाएगा vaguely करेक्ट आंसर। कामला दास इज एन डैश पोएटिस, अफ्रीकन, अमेरिकन, नाइजीरियन या इंडियन। इंडियन पोएटिस होती है कमला दास, और ये दो भाषाओं में अपने रचनाओं को लिखती है, इंग्लिश एंड मलयालम। मेकाबिट इज कॉल्ड एक्सपोज्ड पा, द मिस्ट्रियस पा, यहाँ पे डब्ल्यू होगा दोस्तों पा, द हिडन पा, या नॉटी पा। तो करेक्ट हो जाएगा द हिडन पा। आगे बढ़ते हैं। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कवि है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, डैश डैश फॉर हिमसेल्फ, क्राइज हिमसेल्फ, या सिंग्स फॉर द सेल्फ, या लाफ्स फॉर द सेल्फ, या शाउट्स। तो कविता का शुरू होता है कि आपका वहां पे होगा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग फॉर सिंग माई सेल्फ, तो यहाँ पे सिंग्स होगा। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो, फ्रूटलेस, यहाँ पे निगेटिव वर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा, यहीं पे क्लू है आपके लिए। यहाँ पे हो जाएगा फ्रूटफुलनेस, उपजाऊ का समय होता है, बहुत ही अच्छा होता है। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश डैश फॉर हर। तो दोस्तों कवि जो है वो क्या है, अपने बिलव्ड के लिए टायर्ड अप है, उससे टायर्ड थक गया है, या उसके लिए उदास है, या उससे नाराज है, या उससे खुश है। तो चैप्टर शुरू होता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दैट, मेरे प्रिय मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, या मेरा मन तुमसे भर गया है, या उब गया है, लेकिन जा रहे हैं कभी तो उदास तो होते हैं ना जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, बी। कीट इज अ डैश डैश पोएट, कीट्स कैसे पोएट है दोस्तों, पहले ही शुरू में चर्चा हुआ है। कीट्स दोस्तों होते हैं एक रोमांटिक पोएट होते हैं। वार पोएट की बात करें तो वार पोएट जो है दोस्तों है आपके रूपर्ट ब्रूक, याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक, नोट डाउन कर लीजिएगा।
और मेटाफिजिकल पोएट की बात करें तो ये है आपके जॉन केट्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रेम्स आर डैश डैश। दोस्तों ये लाइन लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको रोलिंग। कविता का लाइन है दोस्तों, यहाँ पे कोई क्लू नहीं है, आप पढ़े हैं तभी तैयार होगा, नहीं तो आपको रिकॉल करना होगा, लाइन्स को रटना होगा। तो दोस्तों अगले सेशन में हम केवल पोइट्री के ही लाइन लाएंगे, आपको कुछ उसमें बताना है कि किस पोइट्री का है ये लाइन, उसके राइटर का नाम बताना है, और साथ ही साथ एक्सप्लेन करना भी सिखाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द रेडनेस ऑफ द फायर appears टू द पोएट। कवि को अग्नि का जो लालपन होता है वो कैसा प्रतीत होता है? नाइस, बहुत अच्छा। क्रूएल, क्रूर या कंफर्टेबल, आरामदायक या एक्सेप्टेबल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रूएल। अगला सवाल है कि मनोहर मालगांवकर इज डैश डैश ऑन राइटर, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, इंडो एंग्लियन। एंग्लियन होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर सी होगा। अब मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाई। मैरिज प्रपोजल के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मैरिज प्रपोजल के रचनाकार हो जाएंगे एंटन चेखोव, जो एक रसिया के राइटर हैं। और प्रिंस ऑफ सम इज रिटेन बाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर करेक्ट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। बर्टन रसेल वाज नॉट अ डैश डैश। दोस्तों बर्टन रसेल क्या नहीं थे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे नॉट है, चारों में से क्या नहीं थे? हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों साइंटिस्ट नहीं थे, और ये ऑल ऑफ दिस सभी थे। आई हैव ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव ड्रीम दोस्तों जिसको 28 अगस्त 1963 को दिया गया था, याद रखिएगा 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया है, किसके स्पीच का पार्ट है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। सीबेज हॉबी वाज कलेक्टिंग। सीबे का जो हॉबी था वो किस चीज को एकत्रित करने का था? ऑप्शन आपके लिए है गॉड्स, फ्लावर्स, सीड्स या ग्रास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गॉड्स, लौकी का। कैसा गॉड? इवन एंड सिमेट्रिकल, याद रखिएगा। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज। भारत की गौरव क्या है? यह अपरिवर्तनशील है, चाहे जितने भी इस पे आक्रमण हुए, हम भारत क्या रहा? स्थिर रहा और अपने मूल प्रवृत्ति पे बना रहा। अब मैरिज प्रपोजल इज अ डैश डैश एक्ट प्ले। दोस्तों यहाँ पे 3, 4 है, लेकिन याद रखिएगा 1 एक्ट प्ले। कैसे याद रहेगा? आपके प्रोज सेक्शन में एक ही क्या है दोस्तों? एक ही कॉमेडी है। कॉमेडी मतलब आपको यहाँ पे प्ले कहिए, यहाँ पे आप इसको प्ले कहिए या ड्रामा कहिए, एक ही कॉमेडी है, यही से पॉइंट रखिए 1 एक्ट प्ले है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नानू काका वाज अ नरेटर। नानू काका जो थे नरेटर के क्या थे? तो मैटरनल अंकल थे, मामा थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत इज माई होम इज अ डैश डैश। दोस्तों आप सारे सवाल को दोबारा रिपीट हो रहा है ताकि आपको याद हो जाए, जिनका आप डिस्कशन पहले कर लिए हैं, शुरू में ही बताए हैं। तो यहाँ पे स्पीच है, भारत इज माई होम, और आई हैव अ ड्रीम क्या है? स्पीच है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ डैश डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शुरू में ही बताया था दोस्तों, हम आपको जो भी अब सवाल आ रहे हैं इसका हम पहले ही आपको बताया है। यदि आप ध्यान से सेशन को सुने होंगे तो आप यहाँ पे सवालों का जवाब बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के थर्ड प्रेसिडेंट थे। क्या दोस्तों? थर्ड प्रेसिडेंट और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसिडर्स भारत हिज। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत को अपना क्या मानते थे? भारत को अपना क्या मानते थे? होम मानते थे, और इसके लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते थे। ठीक है दोस्तों, आई हैव अ ड्रीम इज, आई हैव ड्रीम क्या है? तो अभी चर्चा है, यह एक स्पीच है। स्पीच कौन कौन से हैं? 2 है, भारत इज माई होम और आई हैव ड्रीम। आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज फॉर द फ्रीडम ऑफ, किनकी आजादी के लिए? निग्रो इन अमेरिका, निग्रो इन साउथ अफ्रीका, निग्रो इन इंडिया। तो निग्रो इन अमेरिका, निग्रो जो लोग हैं अमेरिका में, अल्बामा शहर है वहां के लिए है यहाँ पे। द कंडीशन ऑफ निग्रो वाज, दो जो निग्रो लोगों का जो कंडीशन था, जीवन था अमेरिका में, वो कैसा था? बड़ी ही अपीलिंग था, दुखद था, दयनीय था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट डैश डैश, राइटर, ओरेटर, लीडर या पोएट। तो दोस्तों एक महान ओरेटर थे, वक्ता थे। इसे आपको ऑप्शन में स्पीकर भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, स्पीकर भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस सेशन में आपको इतना ही सवाल। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आपके लिए और एक वीडियो लाएंगे जो और कुछ कंसेप्ट लेकर आएंगे, जिनको देखने के बाद आपके सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि वन बाई वन करके आप पोएट का रिकॉल करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारी पोएट्री मिल जाएंगी, एक बार देखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए हम पोएम से लाइन लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले वीडियो में जरूर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।